Good morning, students. Today we will discuss about metal ligand bonding part 5. Tetrahedral complexes. We will discuss about tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes in CFT. CFT थ्योरी के अंदर tetrahedral complexes को हम देखते हैं यहाँ. देखिए यहाँ लेट अस कंसीडर ए टेट्राहेड्रल प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब एज शोन इन फिगर 2. देखिए यहाँ साइड में फिगर है 2 है. यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बना हुआ है और इसी में ही टेट्राहेड्रल जो है वो एक क्यूब के अंदर प्लेस है. The four ligands occupy the alternate corners of cube in the center of which is placed the metal ion. टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है कि बीच में तो क्या होता है वही मेटल आयन हो जाएगा और जो 4 लिगेंड्स होते हैं वो एक क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्लेस होते हैं. यानी ये कॉर्नर्स पे प्लेस हैं और जो एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस कहाँ पे से गुजरते हैं इस क्यूब के फेसेस पे से गुजरते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड्स जो होते हैं वो एक्सिस की अलोंग नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे एक तरह से दो एक्सिस के बीच में हैं. ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं. ये यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग दिखाई हुई है. डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स फिर एक्साइटेड हुए हैं. अब इस तरह से टेट्राहेड्रल फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग किस तरह से हुई है. देखिए लिगेंड्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो क्या था कि लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिगेंड्स जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं. तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो कि एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड होते हैं उनकी एनर्जी अब की बार ज़्यादा हो जाएगी और जो एक्सिस में ओरिएंटेड है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. तो यहाँ पे T2G ऊपर गया है और EG नीचे हो गया है और एनर्जी वही 4dq इंक्रीज हो गई है प्लस 4dq और माइनस 6dq इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है. Since x, y, z axis passes through the centers of the 6 faces of the cube, thus these 4 ligands are lying between the axes x, y and z. तो ये चारों लिगेंड्स कहाँ पे हो जाते हैं अरेंज x, y, z एक्सेस के बीच में अरेंज हो जाते हैं क्योंकि ये जो एक्सेस है वो तो कहाँ पे क्यूब के फेस में से गुजर रही है और वो कॉर्नर्स पे अरेंज है. तो कॉर्नर्स पे अरेंज होने की वजह से अपने आप ही देखिए कि वो 2 एक्सेस के बीच में ओरिएंटेड हो रही हैं. Orbitals of T2G set dxy, dyz, dzx are also lying between the axes. वो एक्सेस के बीच में है and that is lying directly in the path of the ligands. लिगेंड्स के डायरेक्टली पाथ में कौन से आ रहे हैं अब T2G सेट वाले ऑर्बिटल्स जो कि एक्सेस के बीच में ओरिएंटेड है. Thus these orbitals will experience greater force of repulsion than orbitals of EG set. अब की बार ये ऑर्बिटल्स जो कि एक्सेस के बीच में ओरिएंटेड है T2G सेट वाले ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे बजाय EG सेट के. Thus the energy of T2G orbitals will be increased while that of EG orbitals will be decreased. T2G सेट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब की बार ज़्यादा हो जाती है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और EG ऑर्बिटल्स की कम हो जाती है. The order of energy of T2G and EG set is the reverse of that observed in octahedral complexes. बिल्कुल रिवर्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का. यहाँ पे क्यों हो जाता है सिंपल ही है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो जो ये 6 लिगेंड्स आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे हैं एक्सिस से आ रहे हैं. एक्सिस से आ रहे हैं तो जो भी लिगेंड्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है यानी कि EG सेट वाले इलेक्ट्रॉन EG सेट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे और उनकी उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाएगी. और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स है वो एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं टेट्राहेड्रल में अरेंज है तो इस मतलब उसके कॉर्नर्स में अरेंज है क्यूब के. तो फिर क्या हो जाता है कि जो एक्सिस के बीच वाले ऐसे ऑर्बिटल्स यानी कि T2G सेट वाले ऑर्बिटल्स जो कि एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड होते हैं वो ग्रेटर रिपल्शन फील करते हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज डेल टी और CFSE वैल्यू क्या हो जाती है इसके लिए हम डेल टी लगाएंगे T फॉर टेट्राहेड्रल. इट हैज बीन शोन दैट डेल O इज इक्वल टू 0.45 डेल टी. यानी कि ये देखा गया है कि डेल O की वैल्यू क्या होती है डेल टी की तुलना में कम होती है यानी कि उसका 0.545 गुना है. तो डेल O की वैल्यू ज़्यादा है कंपैरेटिवली डेल टी की. अब इसका क्या रीज़न है. द रीज़न इज एज सिंस इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज अ लिगेंड अलोंग ईच एक्सिस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो क्या हो रहा था कि हर एक्सिस से ही लिगेंड्स आ रहे थे. वाइल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नो लिगेंड लाइज डायरेक्टली अलोंग एन एक्सिस. जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो कि एक्सिस से आ रहा हो. तो एक्सिस से अगर आते हैं
तब क्या होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाइल इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर आर 6 लिगेंड्स। दूसरी कंडीशन ये भी है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके अंदर तो केवल 4 ही लिगेंड्स हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं। तो 6 लिगेंड्स होने की वजह से भी CFSE वैल्यू भी डेल टी की तुलना में डेल ओ जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है, यानी डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, if the two trans ligands on the z axis are completely removed from octahedral geometry then we get a square planar geometry। यहाँ देखिए ये कॉर्नर में फिगर दिखाया हुआ है, फिगर 3 है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फिगर है। ये बना किससे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही बना है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जेड एक्सिस पे जो 2 लिगेंड्स थे अगर उन्हें हम हटा देते हैं, कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस में चेंज हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जेड एक्सेस हमने पूरी तरह से ही हटा दिया है, तो जेड एक्सेस के अलोंग जो लिगेंड्स आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो फिर जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी तो सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए स्क्वायर प्लेनर में ऑक्टा है, यहाँ पहले ऑक्टाहेड्रल दिखाया हुआ है और साइड में ही स्क्वायर प्लेनर का दिखाया हुआ है। DZ2 की सबसे कम हो गई है, फिर DXZ DYZ की हो गई है, फिर DXY की और DX² Y² की सबसे हाई हो गई है। हाई उसी तरह से रहेगी क्योंकि है तो ये ऑक्टाहेड्रल की तरह ही, यानी कि जो एक्सेस पे होंगे उनकी हमेशा एनर्जी ज़्यादा होगी, पर हमने जो DZ² उसकी सबसे कम इसीलिए लगाया है क्योंकि ये एक्सेस पे है और इस एक्सेस के अलोंग कोई भी लिगेंड आ ही नहीं रहा है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी हो जाएगी। ये इसकी स्प्लिटिंग दिखाई हुई है स्क्वायर प्लेनर की। सिंस 4 लिगेंड्स आर लाइंग इन द एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस पे 4 लिगेंड्स हैं, thus the increase in energies of dx² y² and dxy orbitals and decrease in the energies of dxz dyz dz2 orbitals are observed is shown in figure। ये दिखाया हुआ है इनकी एनर्जी किस तरह से हुई है, किसकी घटी और किसकी बड़ी उसमें। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय डेल SP। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर क्या कहलाएगी यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, डेल SP। और ऐसा देखा गया है कि डेल SP की वैल्यू जो होती है वो डेल O की तुलना में ज़्यादा होती है, डेल O का 1.3 गुना होता है, दैट इज डेल SP इज ग्रेटर देन डेल O। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अर्लियर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हमने CFSE उस टेबल के थ्रू मैंने आपको बताया था CFSE कैसे कैलकुलेट की थी, लेकिन अब हम यहाँ डिटेल में देखते हैं CFSE कैसे निकालेंगे। लेट अस कंसीडर DP + Q आयन, यानी कि D कोई भी है मेटल आयन है, D आयन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, P + Q क्या हो गए, इसके आयन्स हो गए। पर अब की बार हमने यहाँ इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया है। P तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि T2G ऑर्बिटल्स में, और Q वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि EG ऑर्बिटल्स में है। दस इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू Q इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। अभी हम ऑक्टाहेड्रल में ही देख रहे हैं कि EG ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज Q इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी वजह से इंक्रीज हो जाती है एनर्जी, कितनी हो जाती है, 6dq × Q। एंड लॉस इन एनर्जी ड्यू टू P इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स बताया है -4dq × P। प्लस और माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ D ऑर्बिटल्स कॉज्ड बाय देयर स्प्लिटिंग। चेंज इन एनर्जी अब आप देख लीजिए, -4dq × P। P क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in T2G orbitals, plus 6dq × Q। Q is the number of electrons in present in EG orbitals। तो ये आप dq कॉमन ले लिया है, तो यहाँ अपने इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4 × P + 6q × dq। इफ़ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल अकर्स दैन, अगर पेयरिंग हो रही है तो हम क्या कर देंगे, साथ में जैसे ये वाली टर्मिनोलॉजी हो अभी आपने देखा है, इतना तो आएगा ही, साथ में आप MP वर्ड और लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि MP कुछ एनर्जी आप जोड़ देंगे पेयरिंग एनर्जी की, MP। P तो यहाँ पे हो गई है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने के लिए जरूरी होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के बावजूद भी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द सेम ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। और M बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितनी पेयरिंग हो रही है उसका नंबर है M। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, CFSE की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल D4 आयन CFSE फॉर वीक फील्ड। वीक फील्ड है तो इसमें क्या होगी, सबसे पहले
सबसे पहले क्या होगी, अनपेयरिंग होगी, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। T2G में 3 आ गए हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन EG में चला गया है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाती है कि पेयरिंग होगी, पहले T2G पहले फर्स्ट ऑक्यूपाइड होगा, तो T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे हम CFSE -4 इंटू -4, तो हमने लगा दिया है जो इसकी वैल्यू इंटू नंबर ऑफ P, यानी कि नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल 3 लगा दिया आपने, प्लस 6 इंटू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस पेयरिंग कोई है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए प्लस M की वैल्यू 0, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 इंटू P बराबर हो जाती है -6 और यहाँ देखिए आप चारों इलेक्ट्रॉन ही T2G में है, तो -4 इंटू 4 कर दिया, प्लस 6 इंटू 0 कर दिया, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन EG में नहीं प्रेजेंट है। प्लस पेयरिंग हुई है, 1 पेयरिंग हुई है, तो प्लस 1 P कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -16 DQ प्लस P। इस तरह से आप CFSE की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। अब इसकी एप्लीकेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्स्ट है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर हम इससे बता सकते हैं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर किसकी वजह से होता है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है, T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का EG ऑर्बिटल में जाना। इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल, आप सपोज एनर्जी डिफरेंस आपने डी से दिखाया है यहाँ पे, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स इज लोअर, अगर एनर्जी डिफरेंस कम है दोनों डी ऑर्बिटल्स में, देन द कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स रिलेटिवली लो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, लो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, एंड द कॉम्प्लेक्स इज लाइट इन कलर। लो एक्साइटेशन एनर्जी अगर होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, हाई वेवलेंथ होगी, और हाई वेवलेंथ वाले जो भी होते हैं, आप देखो विबग्योर वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें वहाँ पे काम, अगर एब्जॉर्ब उसने हाई मतलब ज़्यादा कलर वाला एब्जॉर्ब किया है तो उसका कलर हमेशा कैसे दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, या फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है उसका कलर दिखाई देता है, तो फिर उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, यानी पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये। इफ़ द डी वैल्यू फॉर एनी कॉम्प्लेक्स इज हायर, अगर वैल्यू क्या है, एनर्जी वैल्यू जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों डी ऑर्बिटल्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाएगी, लार्ज एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। द कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स रिलेटिवली लार्ज एक्साइटेशन एनर्जी एंड द कॉम्प्लेक्स इज डार्क इन कलर, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा कलर में। जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है दोनों ही कोबाल्ट मेटल के द्वारा बनाए गए हैं, बट वहाँ पे क्या है, एक तो मेटल आयन भी +2 अवस्था में है, यहाँ पे मेटल आयन +3 अवस्था में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मेटल आयन जो होता है वो ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन नंबर में है तो भी क्या हो जाएगा, उसका कलर ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा। और यहाँ पे लिगेंड क्या है आपका, अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वहाँ पे H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ही यहाँ पे डी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डार्क कलर में दिखाई दे रहा है। सेकेंड आती है इसकी application, magnetic properties of the complex. The crystal field theory is helpful in calculating the number of unpaired electrons in high and low spin complexes with the help of following formula. हम उसकी सहायता से सबसे पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे यहाँ पे, और फिर हम निकालेंगे एम क्या है, स्पिन ऑनली मोमेंट है, इसकी वैल्यू जाती है √n इंटू n+2। n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के हम यहाँ उसका एमएस यानी कि स्पिन ऑनली मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाता है स्टेबिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। CFSE वैल्यूज एक्सप्लेन्स वाई सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय कोऑर्डिनेशन विद सर्टेन लिगेंड्स। For example, if we consider the coordination of ammonia molecule with CO+2 and CO+3 ion, it is seen that ammonia molecule has strong ligand stabilizes CO+3 ion by forming CONH3 rather than CO+2 ion, because CO+3 ion has much higher value of CFSE than CO+2 ion। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल +3 है और एक +2 वाला कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही स्टेबिलाइज होंगे, और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा मेटल की लो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट के साथ ही स्टेबिलाइज होते हैं। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि कोबाल्ट का जो अमोनिया NH3 का होल +3 वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन CO+2 कॉम्प्लेक्स। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप CFSE की वैल्यू निकालिए। देखिए CO+3 आयन है, एक CO+2 आयन है, CO+3 में D6 है और CO+2 में D7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D6 के अंदर आपने जब इसकी CFSE कैलकुलेट की है तो आपकी वैल्यू आई है -24 DQ + 3P, और D7 में इसकी वैल्यू आई है -18 DQ + 3P। तो वैल्यू आप देख लीजिए
कि CFSC वैल्यू इज़ मच हायर वैल्यू कंपेरेटिवली देन CO+2। CO+3 अवस्था में CFSC वैल्यू ज़्यादा आ रही है बजाय CO+2 की। अब हम आते हैं नाउ कम्स ऑन लिमिटेशंस ऑफ CFT। अकॉर्डिंग टू CFT द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर प्योरली आयनिक। CFT में मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्या माना गया है? प्योरली आयनिक माना गया है। मेटल लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही या फिर जो इनका बॉन्ड है वो कैसे माना गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है। इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन, कूलम्बिक एट्रैक्शन माना है। इट गिव्स नो अकाउंट ऑफ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड की बॉन्ड के बीच में जो पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। यहाँ लिगेंड्स को बताया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ये बता दिया है, लेकिन उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बताई है कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वीक जो है वो कितना वीक है। CFT considers only d orbitals of the metal ion and gives no consideration to other metal orbitals such as s, px, py and pz। एक या तीसरा लिमिटेशन ये भी है कि CFT के अंदर केवल और केवल किसके ऊपर फोकस किया गया है? मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स के ऊपर ही फोकस किया गया है। मेटल आयन के अन्य ऑर्बिटल्स जो होते हैं जैसे s, p, इनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्सेस व्हाइल इट एग्जिस्ट इन दी कॉम्प्लेक्सेस। एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पाई बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट ना दर्शाते हुए केवल आयनिक मानी है, तो इस वजह से पाई बॉन्डिंग भी नहीं समझाई जा सकती अकॉर्डिंग टू CFT। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ CFT। ये सभी CFT की लिमिटेशंस हैं। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर जो है यूनिट सेकंड में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।